लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने उसे जेर कर लिया था। उसके बावजूद मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो हमारे लिए वसाइल खड़े कर देगा। तब तो तुमने उसे छोड़कर गलती कर दी है चीफ, बुढ़ ने तशवीश से कहा। मुमकिन है ये तुम्हारा वहम हो, इसलिए कि हमने भी उस पर बाज़ानी काबू पा दिया था। मैंने उसे छोड़कर गलत नहीं किया बुढ़, हमारा मुकाबला फर्ज से नहीं तंजीम से है, और चंद अफराद के बढ़ जाने से भी इतनी बड़ी तंजीम का कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो फिर उन्हें भी अड्डे तबाह करने की क्या जरूरत थी? बुढ़ ने कहा। चंद ठिकानों की तबाही से भी तंजीम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बुढ़, हमारे इस इकदाम का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था जो हमें हासिल हो गया। अब हमें ईगल के बड़ों पर हाथ डालना है। उसके लिए तुम्हारे दिन में क्या मंसूबा है? कैदीन ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा। सबसे पहले तो बैट जोन्स का रद्द अमल देखूंगा। अगर उसने गड़बड़ ना की तो वो हमारे लिए काफी काम कर सकेगा, लेकिन अगर उसने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम पहले जोन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसके बाद ईगल के बड़ों को देखेंगे। तजीद से ये बात कहते वक्त मेरे वहमो गुमाम भी नहीं था कि जोन्स किस कदर भरपूर जवाबी कार्रवाई करने वाला है। मैं तो मुतमईन था कि हम हर तरह से महफूज हैं। मुझे नहीं मालूम था कि किसी नामालूम मुकाम पर बैठा हुआ ईगल कर सरबराह रैंडल उर्फ मोशे हावर्ड हम लोगों के गिर्द कितना खौफनाक जाल बुनने में मसरूफ है। कोई 1 घंटे तक तहरीब और बूढ़ से हर मुतवक्को सूरत हाल की जुज़ियात और अपने आइंदा लाए अमल की तफसीलात तय करने के बाद मैं कलारा के पास वापस आ गया। दरवाजा खोलने से कबर उसने इत्मीनान कर लिया था कि ये मैं ही हूँ। तुमने बहुत देर कर दी, कलारा ने दरवाजा खोलते हुए कहा। मैं तो डर रही थी कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो गई हो। अभी तक तो हर तरह की खैरियत है, मैंने कहा। आइंदा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई शख्स अपने बारे में तफसीलात बताने से गुरेज करे तो उस पर हरगिज़ एतमाद नहीं करना चाहिए। मुझे हैरत है कि मैंने तुम पर क्यों एतमाद कर लिया था, कलारा ने कहा। तुमने दुरुस्त फैसला किया था। ये बताओ कि क्या बने उस फैसले पर? तुम किसी किस्म की नदामत महसूस कर रही हो? निजामत तो नहीं महसूस करनी, मगर मुझे हैरत जरूर है। तब यही कुछ कम नहीं है कि अपने इस फैसले से मैंने कोई नुकसान नहीं उठाया। उस बेचारी को क्या मालूम था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अपनी दानिश में तो उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया था, मगर दर हकीकत वो योगियों के सबसे बड़े दुश्मन पर एतमाद कर बैठी थी और अब उसके हाथों में खिलौना बनी हुई थी। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे कलारा डियर, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद हम यहाँ से होटल मोरी नागा का रुख करेंगे, जहाँ हमारे लिए कमरे बुक हो चुके होंगे। कमरे? कलारा ने हैरत से मुझे देखा कि हम दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे। अरे नहीं, मैंने गड़बड़ाकर जवाब दिया। ये तो वैसे ही मुंह से निकल गया, वरना हम एक ही कमरे में रहेंगे। कलारा ने सुकून की एक सांस ली। शुक्र है, उसने कहा। हकीकत ये है कि इस वक्त मुझ में तन्हा रहने की हिम्मत ही नहीं, लेकिन क्या हम उनकी नजरों में नहीं आ जाएंगे? मैं हर मुमकिन एहतियात बरतने की कोशिश कर रहा हूँ। हम वहाँ मिस्टर और मिसेस वाल्टन डी सोजा के नामों से क्याम करेंगे और कमरे से कम बाहर निकलेंगे। ठीक है, कलारा ने कहा, लेकिन मैं उस वक्त तक पूरी तरह मुतमईन नहीं हो सकूंगी जब तक हम शीकुराई से निकल नहीं जानते। फिक्र मत करो, हम शीकुराई से भी निकल जाएंगे, मगर उससे कबल जोन्स को सबक देना बहुत जरूरी है। 2 घंटे के अंदर अंदर हम होटल मोरी नागा के एक कमरे में मुंतकिल हो गए। उस होटल का नाम बुढ़ ने तजवीज किया था और कमरा भी उसी ने बुक कराया था। ये दरमियाने दर्जे का साफ सुथरा होटल था। मैंने बुढ़ से कार भी ले ली थी जो होटल के पार्किंग एरिया में मौजूद थी। हमें 8वीं मंजिल का कमरा मिला था। उम्मीद तो नहीं कि जोन्स यहाँ तक पहुंच सकेगा, मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा बेफिक्र भी नहीं होना चाहिए। एडम डी फ्लू कभी बेफिक्र नहीं होता मादाम कलारा। कलारा ने मेरी तरफ पलट कर मुस्कुरा कर कहा, मादाम तो तुमने उस वक्त भी मुझे नहीं कहा था जब तमाम लोग मुझे मादाम कहते नहीं थकते थे। जब तक मैं दिलो जान से किसी की बर्तरी तस्लीम ना कर लूं, जबान मेरा साथ नहीं देती। मैं और तुमसे बर्तर? कलारा ने हैरान लहजे में कहा, क्या तुम मेरा वज़न उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? हरगिज़ नहीं, मैंने बड़े खुलूस से कहा। अब मुझे तो भूख लग रही है। ओह, मुझे याद ही नहीं रहा था कि हमने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं भी मंगवाता वो। मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया। खाने के वक्त तमाम वक्त कलारा बोलती ही रही। खाने के बाद भी उसकी जबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मौजू का कोई ज़य्यन नहीं था, बस वो बेतकान बोले चले जा रही थी। 12 बज चुके हैं। बिलाकर बैले आजिद आकर कहा, इस वक्त हम सो जाएं तो कल सारा दिन सुकून से तुम्हारी बातें सुन सकूंगा। सुकून एक ऐसी शय का नाम है कि हम जैसे लोगों की जिंदगी में इनकाद होती है। कलारा तो सो गई और उसके थोड़ी देर बाद मैं भी सो गया, मगर ये सुकून की बात की थी वो मैसर नहीं आ सका। टेलीफोन की लगातार घंटियों से मेरी आंख खुली। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने बिला ताकीर फोन उठा लिया। वाल्टन डी सूजा, मैंने नींदाजी आवाज में कहा, आपकी बांदी खतरे में है मिस्टर वाल्टन। दूसरी जानिब से तहजीब मालिकम एक्स की पुरसुकून आवाज सुनाई थी। हमारी रिहायशगाह को पुलिस ने घेरे में लेट गया है। क्या कह रही हो? मैंने भी यकीनी से कहा। मेरी नींद काफूर हो गई थी।
तक ठीक कह रही हूँ। तहरीब की आवाज बदस्तूर पुरसकून थी। मेगाफोन पर ऐलान किया जा रहा है कि बंगले के मकीन खुद को उनके हवाले कर दे। अगर नौबत जहाँ तक पहुँच गई है तो फिर यही मुनासिब है कि खुद को उनके हवाले कर दो। मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया है कि इंचार्ज तुम हो, लिहाजा जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। इसके सिवा कोई चारा नहीं। मुकाबला करने की कोशिश की तो सूरत बिगड़ने का अंदेशा है। तुम 15 मिनट के अंदर अंदर खुद को उनके हवाले कर दो। इस दौरान मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ओके चीफ, तहवीब ने हंसकर कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मैं रिसीवर क्रेडल पर रखकर बूढ़ा तो कलारा जाप चुकी थी। उसने मेरी बातें भी सुन ली थी। खून खतरे में है एडम, उसने अजीब से लहजे में पूछा। बेरे हम दर्द, मैंने मुजरिबाना लहजे में कहा। वापिस आकर तुम्हें तफसील बताऊंगा। मैंने इंतहाई तेजी से कपड़े तब्दील किए और 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी कार सड़क पर थी। मेरा अंदाजा थोड़ा सा गलत हो गया था। मुझे तहदीब की ज्ञानगाह तक पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा वक्त लग गया, मगर मैंने दूरी से पुलिस की उन गाड़ियों को देख लिया जो एक सड़क पर मुड़ रही थी। गोया वो लोग तहदीब को ले जा रहे थे। बंगले के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि बंगले में पुलिस के कुछ और कारिंदे मौजूद थे। शायद वो तलाशी वगैरह ले रहे थे। मैं मुनासिब फासले से पुलिस की गाड़ियों का ताकुब करता रहा। तहदीब ने जो कुछ बताया वो खासा तशवीशनाक था। अव्वल तो यही बात हैरानकुन थी कि पुलिस वहां पहुंची कैसे। बज़ाहिर ऐसा कोई जरिया नजर नहीं आता था। बुढ़ ने माइक्रो प्रोजेक्टर हासिल करने की जो कोशिश की थी, मुमकिन है किसी ने उसका ताकुब किया हो और तहदीब फिर ठिकाने तक पहुंच गया हो। मैं तो बुढ़ को पहले ही मना कर रहा था कि जहां इतना सब्र किया है थोड़ा सा सब्र और कर ले, लेकिन ये बात भी कुछ कम हैरानकुन नहीं थी कि बुढ़ से कोई बेपरवाही किस तरह सरजद होगी। वो तो अपनी जात के अंदर माहिर था। अगर बूढ़ी धोखा खा गया था तो फिर कोई भी महफूज नहीं था। खुद मैं अच्छी तरह जानता था कि उन लोगों का पुलिस पर कितना गैर असर और रसूख है। ताहम मैं ये समझने से कासर था कि उन्होंने पुलिस का सहारा क्यों लिया। मैं बहुत वो उतावत अंदाज में पुलिस की गाड़ियों का ताकुब कर रहा था। ये मालूम होना जरूरी था कि वो लोग तहदीब और बूढ़ को किस थाने में ले जा रहे हैं। उसके बगैर बात बन भी नहीं सकती थी। उन्हें पुलिस के चुंगल से छुड़ाने के लिए मैं क्या इक़दामात करता, ये बात अभी मेरे देह में वादे नहीं थी। अचानक मैं चौंक पड़ा। पुलिस की गाड़ियां जिन रास्तों से गुजर रही थी उनसे ये जाहिर हो रहा था कि उनकी मंजिल वही इमारत है जिसे शीख उराइमेगल का सरबराह अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करता था। वही इमारत जिसमें कल तक मादाम कलारा की रिहाइश थी और आज वहाँ जोन्स बड़ा जमान होगा। मैं ड्राइविंग सीट पर मजीद संभल कर बैठ गया। ये भी मुमकिन था कि मेरा ख्याल गलत होता, मगर इसके इम्कानात बहुत कम थे। और फिर बहुत जल्द वो लम्हा भी आ गया जब मैंने अपना ख्याल अपनी आंखों से सही साबित होते देखा। पुलिस की गाड़ियां उसी सड़क पर मुड़ी थी, उसी इमारत के गेट पर रुकी थी। इमारत का गेट खुला था और पुलिस की एक गाड़ी खुले हुए गेट से अंदर दाखिल हो गई थी और एक पुलिस वैन सड़क पर तिरछी होकर खड़ी हो गई थी। उसकी इस तरह खड़े होने पर मेरा माथा ठिनका, मगर मेरे और उनके दरमियान खासा फासला था। मैं आसानी से यू टर्न लेकर फरार हो सकता था, लेकिन कबल इसके कि मैं अपने इरादे को अमली जामा पहना सकता, अगम नुमा में मुझे एक और पुलिस वैन नजर आई। मालूम नहीं वो वैन कहां से नमूदार हुई थी, लेकिन उसके चलने के अंदाज से साफ जाहिर था कि मुझे फरार होने का मौका नहीं दिया जाएगा। मैं बुरी तरह फंस कर रह गया। मैंने एक तरील सांस लेकर कार की रफ्तार में थोड़ा सा इजाफा कर दिया। मुझे अंदाजा हो गया था कि पुलिस का घेराव तोड़कर फरार होना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा हालात से निपटने के लिए कोई और हिकमत अमली वजह करनी पड़ी। सामने वाली वैन जिसने सड़क पर तिरछे खड़े होकर रास्ता रोका था, अब भी वो वैसे ही खड़ी थी और पुलिस के सिपाहियों ने आसपास की मुख्तलिफ गाड़ियों की आड़ लेकर बंदूकें तान ली थी। उनके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े मुजरिम को पकड़ना मकसूद हो। मैं मामूल की रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ वहां तक पहुंचा। क्या यहाँ कोई खास वाकया हो गया है? मैंने खिड़की से सर निकालकर बुलंद आवाज में कहा। कई बंदूक बदर सिपाही सामने आ गए। उन्होंने मुझे जद में ले रखा था। फिर एक इंस्पेक्टर नमूदार हुआ, गाड़ी से नीचे उतरो, उसने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं बड़े इत्मीनान से गाड़ी से उतर आया। खैरियत तो है जनाब, मैंने अपने लहजे में हैरत समूते हुए कहा। गाड़ी की तलाशी लो। इंस्पेक्टर ने मुझे जवाब देने की बजाय अपने मातहतों को हुक्म दिया और वो कार की तरफ झपट पड़े और 1 मिनट से भी कम वक्फे में उन्होंने मेरी पूरी कार की तलाशी ले डाली, मगर वहां कुछ नहीं था। आप लोगों को किस चीज की तलाश है जनाब, मुझे बताइए, मुमकिन है मैं कुछ मदद कर सकूं। बकवास मत करो, इंस्पेक्टर ने गरज कर कहा। खुद को जेरे हिरासत समझो। अरे ये तो अपने मिस्टर एडम बी फलूक हैं। गेट की तरफ से एक मुहाफिज ने झपट कर मेरी तरफ आते हुए कहा, आप कहाँ गायब हो गए थे जनाब? मादाम क्लारा का भी पता नहीं। हम सब बहुत परेशान हैं। मैं कुछ नहीं बता सकता, मैंने बेबसी से कहा, इसलिए कि मैं तो जेरे हिरासत हूँ। अरे नहीं जनाब, इंस्पेक्टर साहब को कोई गलतफहमी हो गई है। आइए मेरे साथ चल गया। मिस्टर जोन्स आपसे मिलकर यकीनन खुश होंगे।
उस वक्त मुझे आसमान से गिरा खयूर मेटका वाली मिसल बड़ी शिद्दत से याद आई। मेरे पास कोई राय फरार नहीं थी, लिहाजा मैंने बेपरवाही से कंधे झटके, चलो तुम्हारे मिस्टर जॉन से भी मिल ही लेते हैं। कार की तरफ से बेफिक्र रहिए, उसने मेरे साथ गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा। आप वापिस आएंगे तो ये आपको अंदर मौजूद मिलेगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गेट से इंटरकॉम पर जॉन से बात की और इंटरकॉम बंद करते हुए बोला, जाइए जनाब, मिस्टर जॉन ख्वाबगाह में आपके मुंतजिर हैं। मैं अकेला ही चला जाऊं? मैंने बड़ी हैरत से पूछा। बिल्कुल जनाब, रास्तों से तो आप वाकिफ हैं ही। मैं तनबा तकदीर होकर इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये बात तो तय थी कि हम फरार होने की कोशिश करना बेसुध था। मुमकिन था कि यूं ही बेहतरी की कोई सूरत निकल आती। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा और ख्वाबगाह में पहुंच गया। मैंने ख्वाबगाह के बंद दरवाजे पर खोले से दस्तक दी और जवाब का इंतजार किए बगैर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर जॉन मौजूद था, जिसकी पुष्ट मेरी तरफ थी। वो सामने हमारी दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वो आहिस्तगी से मेरी तरफ मुड़ा और मुझे देखकर उसके ऊँटों में खिंचाव पैदा हुआ। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट हंसी के मरहले से बतदरीज गुजरती हुई एक तवील कैके पर मुंतज हुई। अब कौन सी कहानी लेकर रहे हो मिस्टर एडम डी फ्लूक? उसने इस्तेदाइया अंदाज में कहा। मादाम क्लारा का सुराग मिल गया है, मैंने बेसाख्ता कहा और फिर खुद ही इस इतला के वाकब पर गौर करने लगा, मगर उसने मुझे गौर करने की मोहलत नहीं दी। मुबारक हो, जॉन से कहा। उसका इस्तेदाइया बरकरार था। तुम्हें मादाम क्लारा का सुराग मिला और मुझे सालोमन का। क्या? मैंने हैरत से मुंह फाड़ कर कहा, रीना तुम्हें कहां से मिल गई? सोना की कान मेरे हाथ लग गई या मिस्टर एडम डी फ्लूक? रीना दरअसल तहजीब माल्कम मैक्स है। उसके अल्फाज मुझे पिघले हुए शीशे की तरह अपने कानों में उतरते हुए महसूस हुए। और यही नहीं मिस्टर एडम डी फ्लूक, उसका जानिसार अली यार खान भी मेरे सामने मौजूद है। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे यख बस्ता तालाब में गोता दे दिया हो। मैं ये समझने से कातर था कि अचानक वो हमारी असलियत से कैसे वाकिफ हो गया। हैरान हो रहे हो एडम डी फ्लूक? जॉन ने मेरी कैफियत से लुत्फअंदोज होते हुए कहा। मेरी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा कि तुम्हें किस नाम से मुखातिब करूं। नामों में जान रखा है जोन्स। मैंने भी खुश दिली का मुजाहरा किया। तुम मुझे जिस नाम से भी चाहो मुखातब कर सकते हो, मेरी जेद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गोया तुम एतराफ कर रहे हो कि तुम अली यार खान ही हो, जोन्स ने बैनी खेज लहरे में कहा। बाजरा वक्त से पहले फुल गई जोन्स बेपरवाही से बोला, मगर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेरा मिशन उसी तरह जारी रहेगा जिस तरह बरसों से जारी है। तुम मुझे दाद नहीं दोगे? मैंने कितनी आसानी से नाजिर रीना को उसके बिल से निकाला, बल्कि उसकी हकीकत से भी वाकिफ हो गया और साहब तुम्हें भी रोशनी में ले आया। मैं दाद देने में बुगल से काम नहीं लिया करता मिस्टर जोन्स, मैंने कहा, और ये हकीकत है कि तुम्हारी तेज रफ्तारी बेहिसमी से बालातर है। जॉन ने एक तवील कहका लगाया। बैठ जाओ वली, उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे ये मुलाकात बड़ी दिलचस्प साबित होगी। मैं निहायत इत्मीनान से आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया। इस ख्वाबगाह में इससे कबल मैं कई बार आ चुका था, मगर मैं यहाँ के इसरार से वाकिफ नहीं था। ये बात तो तय थी कि यहाँ गैर मामूली हिफाजती इंतजामात होंगे, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो हिफाजती इंतजामात किस नोयत के हैं। और अगर मैं जॉन पर हमला करूं या यहाँ से निकलने की कोशिश करूं तो मुझे कौन कौन सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मुझे एहसास हो रहा था कि मादाम क्लारा ने तमाम तारे एतमाद के बावजूद मुझे दानिस्ता इस जानिब से बेखबर रखा है। खुद मैंने भी उससे इस बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया था। वो बात था कि उसे मुझ पर शुबा हो जाए। हर शख्स की दिलचस्पियां मुख्तलिफ नौयत की हामिल होती हैं मिस्टर जॉन, मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा। मालूम नहीं तुम्हारी लुगत में दिलचस्पी का क्या म्यार है। हमारी हाई कमान के तमाम अफराद इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तुम एक दिलचस्प आदमी हो, और तुमसे मिलकर मैं भी उनकी राय के हक में हो गया हूँ। हैरत है, मैं बुढ़ाया, मैं अपनी जात के अंदर दिलचस्पी के बेबास समंदर रिए घूम रहा हूँ और खुद इससे दावागिज हूँ। इस दरियाफ्त के लिए तुम्हें हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा, जोन ने कहा, इसलिए कोई और तुम्हें इससे रोशनास नहीं करा सकता। मतलब मैं जानता हूँ कि तुम हमारी तंजीम में शमूलियत के लिए कभी तैयार नहीं होगे। बिलफर्ज अगर मैं तैयार हो भी गया तो तुम कभी यकीन नहीं करोगे। मैं मुस्कुराया। और ये हम दोनों की बदकिस्मती है। जॉन ने तवील सांस ली। पैरारमो से कहा गया है कि तुम्हें ढील दी जाए। क्या दहा? मैंने हैरत से कहा, मुझे ढील दी जाए? हाँ, हाई कमान का यही फैसला है और किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि हाई कमान के फैसले के खिलाफ एक कदम भी उठा सके। मेरे लिए नई इतला है कि ईगल में हाई कमान भी होते हैं। मैं तो यही समझता था कि तमाम फैसले एक फर्द वाहिद के होते हैं। तुम्हें इन बातों से कोई दर्द नहीं होनी चाहिए, जॉन ने तुर्श लहजे में कहा। मेरा ख्याल है मुझे डील दिए जाने का जो फैसला किया गया है तुम उससे खुश नहीं हो।
जॉन्स के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नमूदार हुई, मगर उसने तेजी से खुद को संभाल लिया। हम अहकामात पर अमल करते हैं, उसने बेतासर लहरी में कहा। वो हमें पसंद आए या ना आए तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने कदरे तमस्खराना अंदाज में कहा। कुछ भी नहीं, जॉन ने पहले किसी अंदाज में जवाब दिया। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। जॉन के जवाब पर मुझे हैरत हुई। मेरे ख्याल में तो उन लोगों को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए था, मगर वो मुझसे चले जाने को कह रहा था। बज़ाहिर मैं पूरी तरह उनके रहम और करम पर था। मुझसे निजात हासिल करने का इससे बेहतर मौका उन्हें मिल नहीं सकता था, मगर वो इस मौके को जाया करने के मूड में थे। इतना बड़ा कदम किसी मजबूती के बगैर नहीं उठाया जा सकता था, और ये एक मजबूती तो मेरे तजर्बात में आ चुकी थी। उन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि तहदीन को भी पहचाना था। ये मेरे फहम से बालातर था, लेकिन ये कोई वैसी बात नहीं थी जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता। गालिबन इसी एक सवाल के जवाब पर मेरी बका का दारोमदार था। खतरे की नोयत का इल्म हुए बगैर उसे बचा नहीं जा सकता था, और जॉन से यह तवक्को करना फजूल था कि वो इस ज़िम्न में मुझे मालूमात फराहम कर देगा। अब ऐसी भी क्या बेमुरव्वती मिस्टर जॉन्स, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम घर आए मेहमानों की खातिरदारी भी नहीं करते? जॉन ने मुझे घूरते हुए एक बटन दबाया और मुझसे बोला, तुम्हारी डिठाई नोबल इनाम से मुस्तहिक है। तुम इन हालात में भी मुस्कुरा रहे हो। डिठाई नहीं, दिलचस्पी कहो माय डियर मिस्टर जॉन। अभी कुछ देर कबल तुमने इंतजाम किया है कि मैं एक दिलचस्प आदमी हूँ। मैं समझता हूँ जॉन ने सारी लाया। तुम्हारे होश उड़े हुए हैं, मगर तुम बेहद मुझे मुतासर करने के लिए मसनूई मुस्कुराहट का सहारा लिए हुए हो। जॉन की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैं उसके लिए एक मुश्किल आदमी साबित हो रहा था। अगर ये वो मुझसे बखूबी वाकिफ था, मगर इस बात से बेखबर था कि मैं अपने रीफ पर कैसे कैसे नफ्सियाती हरबे आजमाता हूँ। उसका ख्याल ये रहा होगा अगर मैं यूं बेडब फंस जाए पर उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा। अगर नहीं गिड़गिड़ाऊंगा तो उन्हें इंतहाई परेशानी का इजहार जरूर करूंगा। परेशानी का इजहार ना भी करूं तो भी परेशानी को पूरी तरह छुपा नहीं सकूंगा। मुझे डील देने का फैसला तो बकौल उसकी हाई कमान ने किया था, मगर वो तवक्को कर रहा था कि मुझे परेशान देखकर खुश हो सकेगा। एक ऐसे आदमी को परेशान देखकर खुश होना हक बजानिब था जिसने ओरीवाड़ जैसे मशहूर जमाना शख्स को नाको चने चमवा दिए थे और किसी सूरत उसके काबू में आकर नहीं दिया था, मगर उसकी सारी उम्मीदों पर ओस पड़ गई थी। वो मेरे चेहरे पर परेशानी का हल्का सा अक्स भी तलाश नहीं कर पा रहा था, और यही चीजों से झुंझलाहट में मुबतला किए दे रही थी। मुझ में अदाकारी के बेपनाह जोर हैं। प्रोफेसर ज़ारा यहाँ मौजूद होते तो तुम्हें बताते कि मैं फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम कर चुका हूँ। जॉन्स का मुंह हैरत से खुल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेरी इस बात के जवाब में क्या कहे। इस मुश्किल में वो यूं बचा कि उसी वक्त एक बावर्दी बटलर नाश्ते की ट्राली धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। जॉन्स के इशारे पर ट्राली मेरे सामने पहुंचाकर कमरे से वापस निकल गया और मैं पूरी तरह नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। तुम भी आओ जॉन्स, मैंने बड़ी बेतकल्फी से कहा। अकेले नाश्ता करने में लुत्फ नहीं आता। मैं जिस रफ्तार से नाश्ते की बेद पर हाथ साफ कर रहा था उसे देखकर जॉन्स अजंबे में पड़ गया था। मेरी बेपरवाही अदाकारी हो सकती थी, मगर ये कैसे मुमकिन था कि किसी परेशानी में कोई शख्स ऐसी खुशगवार का मेरी बेपरवाही अदाकारी हो सकती थी, मगर ये कैसे मुमकिन था कि किसी की परेशानी में कोई शख्स ऐसे खुश फुराकी का मुजाहरा कर सके। चल में मैं हुए हैरत रहने के बाद शायद जॉन ने यही फैसला किया कि उसे इन मामलात में सर नहीं खपाना चाहिए। उसके इस फैसले का अंदाजा मुझे इस बात से हुआ कि वो भी मेरे साथ नाश्ते में शरीक हो गया।